हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सेकंड जो हमारा कंटिन्यू जो चल रहा था सीरीज, एक पैरेलल डेज में चल रहा था परसेंटेज, और आज का टर्न है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक लेक्चर हो गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग ने रिवीजन किया होगा पिछले चैप्टर का। अगर नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया आप वीडियो स्किप कर दें। ठीक है, कड़वा बात है लेकिन सच बात है। ओके, तो चले सेकंड टर्म में स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज जो मैं लास्ट क्वेश्चन शायद कुछ दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। अभी जो पढ़ाना है वो पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में वो क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, जो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के गए थे ना, कुछ था कि किसको रिप्रेजेंट करता है वो वाला कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स इन सेम प्लेन। अगर राइटिंग मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स इन सेम प्लेन। किसी भी दो गिवन पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालें सेम प्लेन में, उसका हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ये पढ़ाया था ना। आई होप आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। याद है ना, ऑरिजिन का मतलब 0,0 से। ठीक है, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ा दिया हूँ। आप इसे नोटबुक में नोट करके याद कर लें। अगर नहीं याद किए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है उस गिवन पॉइंट का जिससे ऑरिजिन का डिस्टेंस निकालना है, जिस पॉइंट का निकालना है ऑरिजिन से डिस्टेंस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ओके, आज क्या है, आज है कि डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स, मतलब दो गिवन पॉइंट्स है, मतलब दो पॉइंट्स दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उन दोनों के बीच में, वो आज चर्चा का विषय है। जैसे मान लो कि मैं एक पॉइंट माना P1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट मैंने माना P2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसमें और इसमें अंतर समझ में आ रहा है क्या? ये था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, उस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 था। ठीक है, उस पॉइंट का निकालना था ऑरिजिन से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑरिजिन नहीं है, इसमें कोई भी दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 0,0 के अलावा, क्योंकि 0,0 अगर कोई एक पॉइंट दे दिया मतलब वो तो ऑरिजिन से ही डिस्टेंस पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसके अलावा कुछ दिया हुआ है तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, वो आज चर्चा का विषय है। तो हम रिजल्ट आप एट लास्ट याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला का, लेकिन मैं डिराइव करके भी दिखा देता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, वो डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ना वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने पॉइंट एज्यूम किया P1 क्या है, x1, y1, और P2 क्या है, तो बोलोगे x2, y2। ओके, मैंने क्या बोला कि ये एक्स मतलब x की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या x कोऑर्डिनेट बस चेंज होगा ना। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, x एक्सिस में चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। y कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट सेम है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट, मतलब अगर हम x में सिर्फ मूव कर रहे हैं तो हमारा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेट्स से x2, y1। बोलो समझ में आ रहा है क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x1, y1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा इन दोनों का। क्यों? क्योंकि बस हम x में चल रहे हैं, y में तो नहीं ना चले हैं इस लाइन पे, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। x1 चेंज हो जाएगा, तो x1 हम यहाँ पे अगर x1 कोऑर्डिनेट है तो हम मान लिए कि यहाँ पे x2 हो गया y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर y में जा रहा हूँ, तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। तो देख लो x2 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, y1 और y2 है।
बोलो समझ में आ रहा है ना। तो ये डेरिवेशन निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है। तो ये समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं, अगर हम ऊपर जा रहे हैं मतलब सिर्फ वाई में जा रहे हैं, एक्स में नहीं जा रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स पॉइंट का होगा। तो यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, यहाँ y1 है तो यहाँ y2 है। तो अगर यहाँ मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा क्या। अगर हम ये इसका डिस्टेंस निकालें और इसका लेंथ निकालें तो निकल जाएगा क्या। इसका लेंथ कितना होगा आप बोलोगे, ये y में, अगर हम y में डिस्टेंस ये लेंथ निकालना चाहते हैं तो y2 माइनस y1 कर दो, और x में अगर लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो हमको x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। इसका ये x2 है और ये x1 है, तो क्या लेंथ आ जाएगा x2 माइनस x1। बोलो भाई इतना समझ में आ रहा है ना। ये अब बोलो, ये तो सिंपल सा बात है ना कि अगर ये p1 x1 कॉमा y1 है और ये p2 x2 कॉमा y1 है और इसका लेंथ निकालना है, ये x एक्सिस में, ये वाला कहाँ है, ये लेंथ है x एक्सिस में, तो हम क्या कर देंगे x2 माइनस x1 कर देंगे, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे इसमें से, p2 में से p1 का x कोऑर्डिनेट, तो निकल जाएगा लेंथ x2 माइनस x1। क्योंकि y में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, y में माइनस करोगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y1 जीरो ही होता है। तो सिर्फ x में अगर x एक्सिस का लेंथ निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, y में अगर लेंथ निकाल रहे हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और हमको ये वाला लेंथ चाहिए डिस्टेंस फार्मूला में, ये वाला लेंथ, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। तो ये मान लो कि कितना है, ये y2 माइनस y1 है और ये x2 माइनस x1 है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यार ये हाइपोटेनस याद है ना फॉर्मूला, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है, लेंथ निकल गया है ना, तो हम ये कर लिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको अल्टीमेटम फाइनल में याद रखना है, डेरिवेशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला चीज़ आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो भाई, तो दो फॉर्मूला अभी तक आपका निकल गया है। एक पहला था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, क्या होता है, अंडर रूट उस गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अगर दो गिवन पॉइंट्स है, ऑरिजिन के अलावा दो अगर पॉइंट्स दिया हुआ है आपको, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अब तुमको एग्जामिनर कैसे चकमा देगा, मैं अभी दिखाता हूँ एग्जामिनर आपको कैसे चकमा देगा। अभी डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपसे लेट से एग्जामिनर ने पूछा कि डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स का, आपको ऑप्शन दिया कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, एक और ऑप्शन दिया कि क्या ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक और ऑप्शन दिया कि क्या ये होता है, लेट से कुछ भी रख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, या ये होता है लेट से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख लो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा डिस्टेंस फार्मूला होता है दो गिवन पॉइंट्स का। अभी मैंने निकाल के दिखाया ये वाला, क्या ये तीनों होता है क्या, अगर ये ऑप्शन चारों दे तो इसमें से सही कौन है। आप बोलोगे अभी तो हम यही निकाला है आपने, तो यही सही होगा, ये तीनों गलत होगा। बिल्कुल, आप भी अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। अगर आपको एग्जामिनर फंसा लेना तो इस क्वेश्चन में आपसे फंसा ले, अगर पूछते कि डिस्टेंस ऑफ टू गिवन पॉइंट्स और ये चारों ऑप्शन दे दे तो ये चारों सही है बाबा, चारों सही है। क्यों सही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है यार। ये देखो ये क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के अंदर कोई भी ऑर्डर चेंज करोगे, x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 लिख दो, चाहे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की जगह y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दो। क्या ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्क्वायर है ना, तो निगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में इस अंदर ऑर्डर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला से रिजल्ट नहीं बदलेगा। जैसे लेट से मैंने x1 एज्यूम कर लिया कितना 4, x2 एज्यूम कर लिया कितना 3, y1 एज्यूम कर लिया कितना 3, y2 एज्यूम कर लिया कितना मान लो -2। अब कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा लो, आप ऑर्डर चेंज कर लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। लेट से मैंने फॉर्मूला एज्यूम किया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये वाला मैंने मतलब फॉर्मूला यूज किया, ये वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर को रख के मैंने फॉर्मूला यूज किया। पहले x1 लिया, फिर x2, फिर y1 y2, कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं, चारों में से मैंने अभी दिखा रहा हूँ, रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे x1 की जगह मैंने क्या रखा 4, x2 की जगह कितना -3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह कितना रखना है 3 माइनस और -2 कितना हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। बोलो भाई, तो 4 - 3 कितना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना आ गया √26। ठीक है, इससे √26 आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें y1 माइनस y2 का नहीं ले रहा हूँ, y2 माइनस y1 ले रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, x2 कितना है तो 3, ये कितना है 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो -2, -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो भाई, -1 का होल स्क्वायर कितना 1 ही होगा, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25 ही होगा, तो √26 ही आया ना। तो अब ऑर्डर चेंज कर लो, इसके अंदर कुछ भी ऑर्डर कर लो, x1 आगे रख लो या x2 रख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में ऑर्डर चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट में। अगर ये मत कर देना बाबा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर की जगह x1 प्लस x2 कर देना, बोलना ये भी तो सही है ना, नहीं माइनस तो सब में आएगा ना। मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर चेंज करो, मतलब x1 आगे रख लो, x2 पीछे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, y2 आगे रख लो, मतलब y2 पीछे रख लो और y1 आगे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, अल्टीमेटम अगर माइनस भी आएगा तो प्लस ही बना देगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन करवाए एग्जामिनर तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये चारों ऑप्शन दे दे, पूछ दे कि डिस्टेंस ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स का कौन सा फॉर्मूला होता है, तो अब ये मत याद करने लगना कि x2 आगे था कि x1 आगे था कि y2 आगे था कि y1 आगे है। आप आंख बंद करके मार देना अगर ऑर्डर भी चेंज रहे तो। समझ में आ रहा है ना, क्लियर, नो डाउट। आगे बढ़ें, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता चल गया। डिस्टेंस ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आपको एक माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये जो दोनों पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एज्यूम कर लिया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो क्वाड्रेंट का बहुत महत्व होता है। अगर क्वाड्रेंट चेंज कर दिया तो साइन जो होता है कोऑर्डिनेट का वो चेंज होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे x1 y1 इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, तो इस क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट ले हम तो इसमें तो x क्वाड्रेंट भी निगेटिव हो जाएगा, y क्वाड्रेंट भी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया रहे तभी हम उसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला, या कोई भी क्वाड्रेंट का पॉइंट दिया रहे तो लगा सकते हैं, कोई भी में लगा सकते हैं क्या? तो मेरा आंसर है हाँ, कोई भी पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में दिया रहे, कोई भी 2 पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में, या तो एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट में दे दे या तो एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट का दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट का दे दे एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट का दे दे, तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेंट बदलने से, लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया जो मैं बात बोल रहा हूँ वो मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट से मैं एक पॉइंट इस क्वाड्रेंट का ले लिया 3,5 और 2,5, इसमें भी आप वो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, सही है। अगर मैंने लेट से इस क्वाड्रेंट का एक पॉइंट दे दिया -4, क्योंकि x और y इसमें तो नेगेटिव होता है, समझा? थर्ड क्वाड्रेंट पे x और y क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव, और एक पॉइंट इसी क्वाड्रेंट पे रखा 3,5, क्या इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट दे दे, आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला वही लगेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूला के यूज करने मतलब जब बच्चे यूज करते हैं तो अत्यंत एक कन्फ्यूजन आता है। वो कन्फ्यूजन क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो कन्फ्यूजन क्या है? फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, लेट से पॉइंट है, मान लो कि P1 3,5 और P2 मान लो कि है पॉइंट -4, -16। अब बच्चे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि x2 है, इसको x2 मानते हैं, फिर इसको x1 मानते हैं, फिर x2 माइनस x1 करते हैं, तो -4 -3 का होल स्क्वायर करते हैं, मतलब माइनस प्लस में ही उलझे रहते हैं कि इसको पहले x2 मानते हैं, फिर x1 मानते हैं, फिर x2 माइनस x1 करते हैं। देखो, ये चीज़ से मैं आपको छुटकारा मतलब दे रहा हूँ। क्या है वो आगे मैं बता रहा हूँ। इतना सोचने का जरूरत नहीं यार कि इसको x2 माने, फिर इसको x1 माने, फिर x2 माइनस x1 करें, फिर स्क्वायर करें। एक बार मतलब माइनस प्लस में थोड़ा सा उलझन होता है। ठीक है, तो इसका क्या है अल्टीमेटम, मतलब इसका दवा वो मैं अभी डिलीवर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ये रामबाण इलाज है, इससे कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा माइनस प्लस करने में कि इसको x2 मानो, फिर फॉर्मूला x2 माइनस x1 तो फिर माइनस x1 करो, इतना नहीं करने का। देखो क्या है,
आपको एक मैं अपना मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे शिवम मंत्रा भी समझ के याद कर लो। इस फॉर्मूला को यूज करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी x2 माइनस x1 करने में कि माइनस प्लस इतना कुछ नहीं। डायरेक्ट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 2 पॉइंट का 2 पॉइंट्स की अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और 2 कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, गिवन है, मान लो लेट्स से x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। आपको क्या देखना है कि अगर x कोऑर्डिनेट, अगर ये दोनों पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट या दोनों पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है अगर वो सेम साइन का है, समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल दूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर इस दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम साइन का है या y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का सेम साइन का है, मतलब दोनों या तो नेगेटिव रहे x कोऑर्डिनेट या दोनों क्या रहे, पॉजिटिव रहे, तब सेम साइन का होगा। या उसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी दोनों या तो नेगेटिव रहे या दोनों पॉजिटिव रहे। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके क्या कर देना है, उनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, घटा देना है। उनके मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है, घटा के उसको स्क्वायर कर देना है। मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। उतना प्लस माइनस देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं कैसे एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा। और सेकंड क्या है कि अगर अपोजिट साइन का दिख जाए, या तो x कोऑर्डिनेट या दोनों का y कोऑर्डिनेट, तो क्या कर दो, उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके स्क्वायर कर दो। जैसे कि एग्जांपल मान लो ये पॉइंट है P1 -3, -4, P2 मान लो कि -7, -1। हमको x2 और x1 देखने की भी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या बोलें कि दोनों का अगर x कोऑर्डिनेट, इसका देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, तो सेम साइन का है, -3 -7, तो माइनस दोनों का है। तो मैंने क्या किया, अगर सेम साइन का है तो इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। मैग्नीट्यूड को 7 में से 3 गया कितना, 4 का स्क्वायर कर दो। बोलो भाई, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड को क्या बोले हैं मैंने कि सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सेम साइन का है तो मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करके उसको स्क्वायर कर दो। अब वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, सेम साइन का है। बोलो भाई, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम साइन का है तो क्या करो, मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 में से गया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो। कितना आ जाएगा आंसर, 5। क्या यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ क्या कि x2 पहले मानो? अब बच्चे लोग यहाँ पे कैसे बनाते हैं, देखो मैं अभी दिखाता हूँ कितना टाइम लेते हैं। पहले इसको एज्यूम करेंगे -7 को, x2 है -7, यहाँ पे x1 एज्यूम करेंगे कि x1 है -3, फिर y1 एज्यूम करेंगे ये कितना है तो -4, फिर y2 लिखेंगे कि कितना है -1, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x2 -x1, तो इतना फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर, फिर वैल्यू पुट करेंगे। यार इतना टाइम है क्या मेरे पास? मैंने आपको एक चीज़ बताया ना कि अगर दोनों x जो कोऑर्डिनेट है अगर उसका साइन अपोजिट है, मतलब साइन अगर अपोजिट है तो क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर साइन दोनों का सेम है तो मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे अभी साइन सेम वाला दिखाया, अभी और एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि P1 दिया हुआ है आपको लेट से -4, 8, P2 आपको लेट से दिया हुआ है +6, -16। क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट देखो दोनों का, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, डिफरेंट है क्या, डिफरेंट है तो क्या मैंने बोला है उसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो। क्या मैग्नीट्यूड को 10 बार बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को पकड़ना है। 6 और 4 कितना, 10 का स्क्वायर कर दो एक्स के जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह पे 10 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे। और यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, अपोजिट साइन का ही है क्या, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करना है उसके मैग्नीट्यूड को क्या करना है, ऐड करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैग्नीट्यूड पकड़ो 16 और 8 कितना, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर और +10 का स्क्वायर कितना आएगा, अल्टीमेटम ये किसका बन जाएगा, 26। देख लेना सॉल्व करके, ये 100 + 24 का स्क्वायर ऐड करोगे तो वो 26 का स्क्वायर जो होता है वही लिखा रहेगा अंदर, ठीक है। तो ये 26 आएगा, 24 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर को ऐड करो तो। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना है अल्टीमेटम, इतना x2 और x1 एज्यूम करके करना है क्या, नहीं ना, डायरेक्ट मैंने क्या बोला कि x देखो, दोनों का x कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट P1 और P2 का अगर वो दोनों सेम साइन का है तो दोनों सेम साइन का है तो क्या करना है तुमको, उसके मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। और y कोऑर्डिनेट देखो, अगर वो भी अगर सेम साइन का है तो मैग्नीट्यूड को माइनस करके स्क्वायर कर दो, या अपोजिट साइन का है तो क्या करना है उसमें मैग्नीट्यूड को ऐड करके स्क्वायर कर दो। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल ले ले क्या, बोलो हाँ ले लो। P1 मान लो पॉइंट है -3, 5, P2 मान लो पॉइंट है -2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप डायरेक्ट बोलो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, सेम साइन का है क्या, माइनस माइनस और प्लस प्लस रहे तो सेम साइन होता है। समझ में आता है ना इतना कि माइनस माइनस प्लस प्लस सेम साइन है, तो सेम साइन है क्या, माइनस माइनस, तो क्या बोला, सेम साइन है तो क्या बोला, मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 7 है मैग्नीट्यूड, यहाँ 3 है तो 7 3 4 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो भाई
एक 5 है और एक 2 है, प्लस में है क्या, +2 और +5 है, मतलब प्लस प्लस है दोनों में, मतलब सेम साइन है। तो क्या बोला, सेम साइन में भी मैग्नीट्यूड को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट बड़ा में से छोटा होता है मैग्नीट्यूड में। 5 - 2 कितना, 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट आप आंसर बोलोगे कितना, 5। समझ में आ रहा है क्या, टाइम बच रहा है ना आपका। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने का इतना हमारे पास लोचा नहीं है ना कि पहले x2 एज्यूम करो फिर x1 फिर फार्मूला लिखो फिर देखो कि x2 - x1 का स्क्वायर कितना। डायरेक्ट आप समझ सकते हो ना यार, मैंने आपको मंत्रा दे दिया ना कि क्या है कि अगर दोनों का x मतलब पॉइंट P1 और P2 का अगर x कोऑर्डिनेट सेम साइन का है, मतलब या तो माइनस माइनस है या तो प्लस प्लस है, तो आप उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो। फिर उसी तरह से अगर अपोजिट साइन का है तो उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके स्क्वायर कर दो। अगर ये नोटेशन आपको ध्यान रखते हो देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू अप्लाई रैदर देन वेस्टिंग योर टाइम इन एज्यूमिंग x1 x2 फिर x2 - x1 फॉर्मूला लिखो स्क्वायर प्लस y2। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपको रिमेंबर रहेगा ये चीज़ जो मैंने अभी मंत्रा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या, डिस्टेंस फार्मूला आप समझ में आ गया, 2 पॉइंट का क्या होता है। अब आगे लाइन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइन, अगला टॉपिक है लाइन। एक बात बताओ, लाइन कैसे बनता है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लाइन कैसे बनता है। तो लाइन जो बनता है वो क्या 2 पॉइंट को जोड़ने से लाइन बनता है क्या। मैंने एज्यूम किया कि ये P1 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये P2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या ये लाइन है क्या, बिल्कुल नहीं है ये लाइन, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर होता है। लाइन सेगमेंट को ये फिक्स होता है कि यहीं तक है, और लाइन का मतलब आप इसको बढ़ा दो, इन्फिनाइट कर सकते हो, इन्फिनाइट तक नीचे जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, बढ़ा सकते हो। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर समझ में आ रहा है। अगर 2 पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन बन रहा है, इन दोनों को बस यहीं तक जोड़ दो तो ये लाइन सेगमेंट होता है। और इसी लाइन सेगमेंट को आप आगे बढ़ा दो और नीचे बढ़ा दो इन्फिनाइट तक, तो वो लाइन बन जाता है। समझ में आ रहा है ना इतना बार। आगे देखते हैं। अब मैंने लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो तो अभी बता दिया मैंने, कैसे, ये P1 था और ये P2 दिया हुआ है आपको, पॉइंट का कोऑर्डिनेट P1 और P2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बताया ना आपको, कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट। समझ में आ रहा है, वो तो सिखा दिया आपको। और अब क्या है, अब मैं आगे जा रहा हूँ। लाइन जो है, अलग अलग लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, अब वो सीखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लाइन का जो इक्वेशन बनता है वो किस प्रकार से लिखेंगे, वो हमारा मोटो है। अब कितना केस बन सकता है, किसी भी लाइन अलग अलग ये मतलब दिया रहता है केस में, उसको फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको लिखवाता है क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और मैं थीटा एज्यूम किया हूँ कि एक्स एक्सिस से जो लाइन बना रहा है वो थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा है। ध्यान रखिएगा, मैं ये जम्पसन लेके चल रहा हूँ कि ये जो थीटा एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में समझ में आता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है होता है, ये क्लॉकवाइज होता है। तो ये जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ जो वर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ये जो लाइन है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो काट रहा है इसको क्या बोलते हैं, आप लोग इतना तो पता होगा ना, इतना तो 10th 11th में टर्म से आप ये फैमिलियर होंगे कि ये जो काटता है ये लाइन वाई एक्सिस पे, उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, और ये सी हम साइन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस ही आएगा। सी का जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस वाई एक्सिस में काट रहा है, लेकिन हम साइन लेके नहीं चल रहे हैं, बस सी लेके चल रहे हैं। जब वह वैल्यू पुट करेंगे ना तो उस टाइम हम साइन के साथ ही पुट करेंगे। तो ये बस नोटेशन दे रहे हैं कि जो वाई इंटरसेप्ट को है वो मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, कि जो लाइन जो वाई एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट काट रहा है वो मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना पैटर्न समझ में आ गया क्या। तो एक ये सिचुएशन बनता है, फर्स्ट सिचुएशन। इस प्रकार का लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो मैं पढ़ाऊंगा, कि एक लाइन दिया रहेगा, उसका कुछ एंगल दिया रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और कुछ इंटरसेप्ट काट रहा होगा ये लाइन वाई एक्सिस पे, लेट्स से सी काट रहा है, उसका कैसे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं वो मैं समझूंगा। सेकेंड सिचुएशन दे रहा हूँ, कोई भी एक लाइन होगा, उसका एंगल दिया रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और एक पॉइंट दिया रहेगा कि ये जो लाइन है वो x1, y1 से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। ध्यान रखिएगा,
हर क्वेश्चन में अलग अलग डाटा प्रोवाइड रहेगा और उस डाटा को यूज करके लाइन का इक्वेशन लिखना है। और वो हर सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा सिचुएशन आपके एग्जाम में आ सकता है और कैसे लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहला सिचुएशन क्या दे सकता है, डाटा में इतना प्रोवाइड कर सकता है आपको कि ये जो लाइन है, लेट्स से एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, उसका इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट वो इतना है। तो बताओ लाइन का इक्वेशन क्या होगा। दूसरा सिचुएशन क्या दे सकता है, एक लाइन है जिसका एंगल दिया है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना है और ये जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, लेट्स से x1, y1 से। तब बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या है। इसमें y इंटरसेप्ट नहीं दिया है, इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक पॉइंट दिया है। समझ में आ रहा है। तो डाटा चेंज करेगा और आपसे लाइन का इक्वेशन लिखवाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या बन सकता है वो भी देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में दे देगा एक पॉइंट दे देगा P1 और एक और दूसरा पॉइंट दे देगा P2, x2, y2। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखवाएगा। इस लाइन में बस आपको कोई भी एंगल ये नहीं देगा कि इतना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या इसका इंटरसेप्ट इतना है। ये सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन देगा आपको कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। इसका बताओ इक्वेशन क्या होगा लाइन का। चौथा कंडीशन क्या दे सकता है, एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट ये है। x इंटरसेप्ट मतलब कितना x एक्सिस पे कितना लेंथ वो यूनिट काट रहा है, मतलब कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ a है, x इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, और ओरिजिन से जहाँ तक y काटा उसको b y इंटरसेप्ट बोलते हैं। आपको ये दोनों चीज़ प्रोवाइड कर देगा। a मतलब x इंटरसेप्ट दे देगा, y इंटरसेप्ट दे देगा कि एक लाइन है जो x इंटरसेप्ट इतना काट रहा है, y इंटरसेप्ट इतना काट रहा है। बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो हर सिचुएशन से मैं आपको बता रहा हूँ, अवगत करवा रहा हूँ कि किस प्रकार से कैसा कैसा बन सकता है और हर क्लास में मैं ये सारा सिचुएशन को डील करूँगा, कवर करूँगा। कोई दिक्कत। एक और कैसा सिचुएशन बन सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ कैसे लिखूँगा इक्वेशन, बस मैं अभी केस समझा रहा हूँ। इतना केस बन सकता है, एक गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, इसके एक पैरेलल लाइन का आपसे इक्वेशन पूछेगा। इस पैरेलल लाइन का बोल देगा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि इस लाइन के एक पैरेलल लाइन है जो कि x1, y1 से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन बताओ, ये न्यू लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसके पैरेलल एक लाइन है जो कि x1, y1 से पास कर रहा है। तो बताओ इस लाइन का, ये न्यू लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये भी केस बन सकता है। और एक और क्या केस बन सकता है कि एक गिवन लाइन होगा, गिवन लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा आपके एग्जाम में कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, एक लाइन है जो कि x1, y1 से पास कर रहा है। तो बताओ ये वाला न्यू लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इतना केस बन सकता है और जो कुछ केस बनेगा वो मैं आगे डिलीवर करूंगा, लेकिन आप मोटा मोटी इतना केस बन सकता है। आप समझ रहे हो ना कि कौन कौन सा डाटा आपको देके आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। तो आगे क्या हम स्टार्ट करें, क्या समझ में आ गया ना। जितना बातें थी, जितना क्या थी वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको ये पता होगा ना। अभी मैंने जो एक लाइन बताया कि ये मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये इंटरसेप्ट कितना था, मान लो एज्यूम कर लिया मैंने c है, ये y इंटरसेप्ट, और ये लाइन x, y से पास कर रहा है, लेट्स से x1, y1 से ये पास कर रहा है। तो ये जो थीटा है, अगर हम बोले कि जो ये आपको अगर ये स्लोप का डिफिनीशन पता है क्या, किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो होता है कि वो एंगल कितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, किधर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल लाइन बनाता है उसी को स्लोप कहते हैं। स्लोप को डिनोट करते हैं m से, और m जो इक्वल होता है वो होता है tan थीटा का। तो किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, वो एजम्पशन है कि वो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान रखिएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ना देके एंगल आपको क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दे देगा तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस थीटा इसलिए रखा हुआ है, मतलब थीटा पॉजिटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में जब एजम्पशन हम लोग शुरू में किए हैं कि ये जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये प्लस थीटा को डिनोट करता है स्लोप में। लेकिन ये माइनस थीटा कब हो जाएगा, जब क्वेश्चन में दे देगा कि ये जो
लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, तब यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या लेके चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज एजम्पशन में, इसलिए यहाँ पे टैन थीटा आया है। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज दे देगा तो टैन ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना बात? तो याद रखिएगा, ये जो स्लोप होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन अगर बदल दे, क्लॉकवाइज दे दे, तो हम माइनस थीटा कर देंगे। समझ में आ रहा है ना इतनी बात? इतना तो आपको पता ही होगा कि स्लोप के किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब हम कुछ लाइन का इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट जो केस है लाइन का इक्वेशन का, वो है कोई भी एक लाइन दिया रहेगा आपको, उसमें आपको ये थीटा स्लोप दिया रहेगा और एक गिवन पॉइंट दिया रहेगा कि ये जो लाइन है वो x, y से पास कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक एंगल दिया रहेगा कि ये एक लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो लाइन है x, y से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे? और ये जो इंटरसेप्ट है वो भी दिया हुआ है, कितना इंटरसेप्ट है, c। ये जो लाइन है वो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, c इंटरसेप्ट काट रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज mx प्लस c के बराबर होता है। याद रखिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस लाइन के अंदर, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c, ये लाइन जो है किससे पास कर रहा है, x, y से, आपको थीटा दिया हुआ है मतलब स्लोप दिया हुआ है, m मतलब क्या होता है, टैन थीटा। अरे बोलो, तो थीटा दिया हुआ मतलब स्लोप दिया हुआ है, तो m को हम टैन थीटा से भी रिप्लेस करते सकते हैं ना, y इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स प्लस सी, या बोलो सिंपली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप, क्योंकि थीटा दिया हुआ है। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर ये इंटरसेप्ट ना हो, अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास करे और ये एक एंगल थीटा दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये लाइन पास कर रहा है, तब क्या इक्वेशन होता है लाइन का, तब इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो हो जाता है, c का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। बोलो भाई, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट काट रहा है ना लाइन, कुछ y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है। लेकिन इस केस में मैंने क्या बोला, ये सेकंड केस है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि कोई भी लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये लाइन x, y से पास कर रहा है, और ये जो मतलब ये लाइन है वो ऑरिजिन से भी पास कर रहा है, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स नॉट प्लस सी। सी तो यहाँ पे जीरो हो जाता है ना, तो सी लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरसेप्ट तो काट नहीं रहा है, ये तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो y इंटरसेप्ट कटा क्या, नहीं ना। अगर y इंटरसेप्ट कटेगा और एक एंगल दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो अभी हम एक आध दो केस डिस्कस कर रहे हैं। अभी जितना केस पीछे बताए थे केस इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन पूछ सकता है, वो सारा केस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको ये वाला समझ में आ गया ना कि ये इसको बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज इंटरसेप्ट, कितना वो लाइन इंटरसेप्ट काटा है, और m इक्वल टू जानते ही स्लोप होता है, और x और ये y क्या है, वो जो लाइन है वो किस मतलब ये पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं क्या, बोलो, समझ में आ रहा है? अगर कोई एंगल दिया रहे और एक बस इंटरसेप्ट दिया रहे तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। समझ में आ रहा है ना? तो हम आपको एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर ये प्रोवाइड रहे, स्लोप दिया रहे और इंटरसेप्ट दिया रहे, ठीक है, तो आप कैसे लाइन का इक्वेशन लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर जाएगा तो क्या इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करें क्या, आगे मूव करते हैं। अब जरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इतना अभी आप लोग क्लियर रखो, बाकी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन जितना कर सकते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन लाया था मैंने, देखता हूँ। हाँ देखो, अ लाइन इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको +5, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी जो बताया क्या है उसी पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, एक लाइन है जिसका एंगल दिया हुआ है कि 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पे बच्चे गच्चा खा जाते हैं। क्या गच्चा खा जाते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 30 डिग्री एंगल बना रहा है वो लाइन विथ एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? ये मेंशन नहीं किया है इस क्वेश्चन में कि ये जो 30 डिग्री है
क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे बहुत गलती होता है कि अगर एंगल जो है स्लोप वाला एंगल अगर वो मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना है। मतलब ये लाइन जो है वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भी बन सकता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। देखो भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है और इंटरसेप्ट कितना का है +5 का मतलब समझ रहे हो ना, प्लस वाई एक्सिस में काटा है ये लाइन, माइनस में नहीं काटा है प्लस में। अगर वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब ऊपर काटा है तो ये कितना है लेंथ 5 है, ये वाला लेंथ ओरिजिन से। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तब भी एंगल ये अगर ये ऊपर काट रहा है ये वाला इंटरसेप्ट +5 है तो एक एंगल ये भी पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक ये भी पॉसिबल है। देखो कैसे, एक लाइन ऐसे भी बन सकता है। ये जो एंगल है वो देखो 30 डिग्री, अभी भी इंटरसेप्ट कितना है +5 का पॉजिटिव में, और ये कैसे एंगल बन रहा है तो ये क्लॉकवाइज में बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में। देखो क्लॉकवाइज में, और ये कैसे बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपको ये दोनों कंडीशन लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया रहे कि लाइन का जो एंगल दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज में है कि क्लॉकवाइज में है, तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, दोनों कंडीशन लेके चलना है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो मतलब आपको tan ऑफ 30 डिग्री भी लेके चलना है और आपको tan ऑफ -30 भी लेके चलना है। अभी मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल दिया हुआ है तो प्लस थीटा होता है मतलब +30 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज में अगर हमको लेके चलना है तो माइनस कर देते हैं तो -30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों कंडीशन लेके चलना है। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया, y इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन mx + c होता है। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, tan थीटा, ये m क्या होता है स्लोप होता है। स्लोप के जगह पे क्या लिखेंगे + दोनों होगा। क्यों, क्योंकि tan 30 कितना होता है आप बोलोगे 1/√3 और tan ऑफ -30 ये आप ट्रिगो में पढ़े हो क्या, tan ऑफ -थीटा क्या होता है माइनस बाहर आ जाता है -tan थीटा होता है। आप ये ट्रिगो अगर नहीं पढ़े हो, अगर आपको 10th तक ट्रिगो पढ़े हो अच्छे से तो इतना फॉर्मूला पता होगा कि tan ऑफ -थीटा किसके बराबर होता है तो माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर होता है। और माइनस ऑफ tan थीटा मतलब थीटा कितना है 30 तो -1/√3। इसका मतलब आपको यहाँ पे दो स्लोप मिलेगा, +1/√3 भी और -1/√3 भी, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लिख दिए 1/√3 एक्स की जगह x प्लस इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है +5। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया, कितना आ गया +-1/√3 इंटू एक्स प्लस सी। अब इसको एलसीएम ले लो तो सही है, नहीं है तो छोड़ दो। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा इधर √3y इक्वल्स टू +-x और इधर आ जाएगा +√3c। अरे बोलो इसको, मैंने बस एलसीएम लिया और इसको क्या कर दिया इधर भेज दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन का मतलब समझते हो, y और x में इक्वेशन बन जाना। देखो y और x में इक्वेशन बन गया, हो गया लाइन का इक्वेशन निकल आया। समझ में आ रहा है। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx + c। c हमको पता था क्वेश्चन में, m पता है, तो हम दो चीज़ अगर पता है, दो डाटा पता है तो हम स्लो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अभी मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी डिस्कस किया था और उससे निकल गया। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एंगल मेंशन नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है वो लाइन एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कि क्लॉकवाइज में, तो आपको दोनों कंडीशन लेके चलना है। दोनों कंडीशन मतलब कि स्लोप जो है वो आपको दोनों +- ही लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि tan 30 लिखेंगे तो +1/√3 आएगा और tan ऑफ -30 कितना आएगा -1/√3 आएगा, और दोनों स्लोप आपको लिखना होगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आप लोग घर पे करिएगा ट्राई। ओके, आगे मूव करें क्या, देखते हैं आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको सेकंड, अभी जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया उसी तरह से अब इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में आएगा, सेकंड अब केस बता रहा हूँ। कि एक केस तो बता दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला कि अगर इंटरसेप्ट पता है स्लोप पता है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू mx + c से लिखेंगे। और दूसरा केस मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, स्लोप आपको दिया हुआ है इसमें और एक पॉइंट दिया हुआ है पासिंग थ्रू, मान लो कि कोई पॉइंट होगा x1, y1, कोई एक पॉइंट दिया रहेगा x1, y1 क्वेश्चन के अंदर, और एक स्लोप दिया रहेगा कि इसका जो स्लोप है वो m है।
तब इसको कैसे लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन? तो इस लाइन का रिजल्ट आप लोग इक्वेशन याद रखिएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये रिजल्ट होता है। आपको ये सेकेंड रिजल्ट आपको याद रखवा रहे हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है आपसे और आपको स्लोप दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर कि ये लाइन का स्लोप इतना है, मतलब ये एंगल इतना बना रहा है, और आपको दिया हुआ है कि ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एक्स वन और वाई वन क्या है, जो कि वो जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो है x1 कॉमा y1, और m मतलब स्लोप। अब आपको निकल जाएगा y और x में इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था, अगर क्वेश्चन में स्लोप दिया रहे और आपको इंटरसेप्ट दिया रहे कि y इंटरसेप्ट क्या है, तो कैसे लिखते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है ये दो केस? अब मैं इसको इस केस ये वाला फॉर्मूला का यूज करके, ये वाला फॉर्मूला पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स 60 डिग्री एंटी, देखो यहाँ पे मेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब तो हमको एक ही केस लेके चलना है। समझ में आ रहा है ना? मैं पिछले कोई क्वेश्चन में दो केस क्यों लेके गया, क्योंकि वहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए हमको स्लोप दोनों लेके चलना पड़ा, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, tan थीटा भी लेके चलना पड़ा और tan ऑफ माइनस थीटा भी लेके चलना पड़ा। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे तो मेंशन है कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, कि कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये पॉइंट दिया हुआ है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,5 से, तो ईजी है इक्वेशन लिखना। ये फॉर्मूला यूज कर ले क्या, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको कि ये पॉइंट से पास कर रहा है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लिखो y माइनस वाई वन की जगह क्या है, x1 y1 यही होता है ना जिस पॉइंट से पास करता है, y1 की जगह क्या है 5 है, m की जगह स्लोप कितना है tan 60, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस थीटा, मतलब tan 60 कितना होता है बोलोगे √3। m का मतलब क्या होता है भाई, tan थीटा होता है ना। x माइनस x1 क्या है, ये वाला 3 हो गया, y और x में इक्वेशन आ गया, y माइनस 5 इक्वल्स टू √3x माइनस 3√3, इधर y इधर भेज दो सारा, √3x माइनस 3√3 प्लस 5। देख लो y और x में इक्वेशन बन गया क्या, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो दो हम रिजल्ट आपको याद रखवा दिए हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। पहला कंडीशन था कि अगर स्लोप दिया रहे क्वेश्चन में और एक इंटरसेप्ट दिया रहे तो कैसे लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिखते हैं। और अगर दूसरा केस ये लिया कि अगर आपको स्लोप दिया रहे एक लाइन का और एक पॉइंट दिया रहे कि इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, तो कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आ गया इतना क्या? अब तीसरा जो अभी केस जो मैंने पीछे वाला जितना भी केस बताया था ना, उस सारा केस को एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तीसरा केस क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा केस आपसे कैसे लिखवाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन वो देख लेते हैं, क्या क्या डाटा देगा और कैसे लिखवाएगा। आपको देगा कि एक पॉइंट है P1 x1 कॉमा y1 और एक पॉइंट है P2 x2 कॉमा y2। अभी मैंने डिस्कस करके आया था, ये भी तो केस था ना कि एक पॉइंट दे देगा और दूसरा पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग बचपन से रटते आए हो, ये फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू tan थीटा मतलब m मतलब स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और एक फॉर्मूला ये भी होता है y माइनस वाई टू इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स टू। ये फॉर्मूला आपने रटा होगा, ये नहीं रटा होगा 10th में, और ये दोनों फॉर्मूला से रिजल्ट चेंज नहीं होता है, दोनों सही है। मतलब क्या है समझा रहे हैं। पहले ये बताओ, अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है और इस दो पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो क्या? पहले कैसे स्लोप निकाल रहे थे, एंगल से। याद ध्यान रखिए, जो भी दोनों अभी क्वेश्चन किया था उसमें एंगल दिया हुआ था, तब स्लोप कैसे निकाल दे रहे थे, tan 60 स्लोप निकल जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इतना ही डाटा देगा, कोई एंगल नहीं देगा, आपको इसी दो पॉइंट से स्लोप निकालना है। तो आप बचपन में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि दो पॉइंट अगर गिवन है, उस दो पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स से P1 दिया हुआ है आपको x1 कॉमा y1, P2 दिया हुआ है आपको x2 कॉमा y2। इस दो पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 अपॉन y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, y2 माइनस y1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अगर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो पॉइंट दिया हुआ है, तब स्लोप कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? ओ सॉरी, हम ऊपर नीचे लिखते हैं यार, आई रियली सॉरी।
एम जो होता है स्लोप होता है वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहले ऊपर आता है y, मतलब दोनों का y कोऑर्डिनेट का y जो कोऑर्डिनेट है उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन नीचे क्या आता है x वाला, मतलब ऊपर आएगा y2 माइनस y1, नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है क्या? ये याद रखिएगा, ऊपर आता है y वाला और नीचे आता है x वाला, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, दो गिवन पॉइंट, उससे स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर एंगल दिया हुआ है कि ना एंगल लाइन बना रहा है तब तो वो डायरेक्ट निकल जाता है स्लोप, लेकिन अगर दो पॉइंट दिया रहे तब कैसे स्लोप निकालते हैं? इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, इन दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है? m तो सेम ही है दोनों में, m क्या होगा? ये वाला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने बस चेंज क्या किया, यहाँ y1 है, यहाँ x1 है, यहाँ y2 है, यहाँ x2 है। मतलब कि आप इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को यूज कर लो यहाँ पे, या तो y1 या तो ले लो ये वाला पॉइंट ले लो, मतलब x1 और y1 ले लो, या आप ये वाला पॉइंट यूज कर लो, मतलब x2 और y2 यूज कर लो, तब भी रिजल्ट यही आएगा। या तो आप ये वाला पॉइंट यूज करके बना लो, तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? और स्लोप तो सेम ही है दोनों में, m मतलब तो सेम ही है। क्या निकलेगा? m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा ये फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो किस पैटर्न का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन देना है, बस आपको दो चीज़ दिया हुआ है डाटा में, एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। मतलब एक पॉइंट गिवन है 3,5 और क्यू दिया हुआ है 5,8। क्या एंगल वैंगल कुछ दिया हुआ है? नहीं ना, फिर भी आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है ना। तो अभी बताया था ना ये वाला पैटर्न आ सकता है, दो पॉइंट दिया रहेगा, आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा। तो कैसे? पहले स्लोप निकाल लो। एम निकालने के लिए क्या है? वाई कोऑर्डिनेट का वाई वाला को पहले माइनस कर दो, y2 माइनस y1। बोलो भाई, y2 माइनस y1, 8 माइनस 5 3, और x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 2। स्लोप निकल के आ गया कितना? m 3/2। पहला स्टेप स्लोप निकल गया। अब फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। या तो आप ये वाला यूज कर लो फॉर्मूला, या तो ये वाला यूज कर लो, y माइनस y2 इक्वल्स टू m। दोनों में अंतर क्या है बस ये मैं समझा रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मतलब x1 और y1, या तो आप ये वाला पॉइंट को यूज कर लो बस, या तो ये वाला पॉइंट को यूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं पहले ये वाला पॉइंट यूज करके दिखा रहा हूँ, आंसर कैसे सेम आएगा। y माइनस y1 क्या है? तो 5 है। x1 y1 यही है ना, और x2/2 ये है, तो y1 कितना है? 5 है। m कितना निकल के आया? 3/2। x माइनस x1 क्या है? ये वाला 3, x1 y1, तो x1 3 है। अब देखो सॉल्व करके कितना आता है, तो आप बोलोगे y माइनस 5 इक्वल टू 3x/2 माइनस 9/2। तो यहाँ से आ जाएगा तो 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। सॉल्व कर लेना भाई। 2y यहाँ से आ जाएगा कितना? -1 इक्वल्स टू 3x। यही आ रहा है ना इक्वेशन। अब देखो, अब हम इस पॉइंट को यूज करके दिखा रहे हैं कि क्या आंसर में डिफरेंट आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। देखो कैसे, y माइनस y2, बोलो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। y2 की जगह पे क्या है? 8 है, इक्वल्स टू m तो सेम ही है 3/2, x माइनस x2 कौन है? ये वाला 5। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह क्या आएगा? 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 5। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? सॉरी यार, यहाँ 16 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किए क्रॉस तो कितना आएगा? 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 3x माइनस 15। समझ में आ रहा है ना अंदर? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? दिख रहा है क्या? देखो y माइनस 8 इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 5, तो 2 को इधर भेज दिए तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 3x, ब्रैकेट के अंदर भेजो 3x माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा? 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। देखो क्या रिजल्ट में डिफरेंट आया क्या? दोनों रिजल्ट सेम ही है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो फॉर्मूला है, लेकिन आप कोई भी एक पकड़ लो तब भी आंसर आएगा। अंतर क्या है बस ये मैं समझा रहा हूँ। अंतर ये है कि या तो ये पॉइंट को यूज कर लो, ये वाला पॉइंट में, कौन सा पॉइंट में? x1 और y1 पुट करते समय ये वाला, या तो आप इस पॉइंट को यूज कर लो x2 y2 यूज करते समय, तो भी आंसर सेम आएगा। स्लोप तो दोनों में निकालना ही पड़ेगा। स्लोप क्या फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और फिर पॉइंट को जो यूज करना है x1 y1 को, या तो ये वाला पॉइंट को यूज कर लो, ये दोनों को पकड़ के x1 के जगह पे रख लो 5, और सॉरी x1 के जगह पे क्या रख लो 3, और y1 के जगह पे क्या रख लो 5, या तो आप ये वाला पॉइंट को यूज करके ले आओ आंसर। दोनों में सेम ही आएगा, दोनों अलग अलग रिजल्ट नहीं है, दोनों सेम ही रिजल्ट है। डिफरेंस समझ में आया ना? क्या है? कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है जितना पढ़ा रहा हूं उतना? तो देखो मैंने आपको 3 केस बता दिया कि 3 केस में कैसे आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको लिखना है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। मैंने 3 केस आपको पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे सिखाया लिखने के लिए, अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया रहेगा और आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, आपको एक पॉइंट मतलब सॉरी इंटरसेप्ट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा, कितना एंगल बना रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c होता है लाइन का इक्वेशन लिखने का। दूसरा कंडीशन क्या बोला मैंने कि 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा, तो अभी मैंने जो डिस्कस किया y माइनस क्या होता है, y - y1 = mx - x1, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बोला कि एक एंगल दिया रहेगा, कितना एंगल बना रहा है, और एक पॉइंट दिया रहेगा कि ये पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो उसका भी लिखने का तरीका y माइनस, समझ में आ रहा है ना। तो 3 हम केस पढ़ा दिए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का। बाकी जो भी बचा है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा। आपको बस इतना करना है कि आपको एटलीस्ट डेली जितना मैं करवाऊँ उतना आपको नोट्स तो बनाना ही है, और जितना क्वेश्चन करवाऊँ उसको प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अगर खुद से ईमानदारी नहीं रख रहे हैं पढ़ने समय, तो आप ये खुद से धोखा कर रहे हैं। लेट्स से आप अगर सपोज डेट आप एग्जामिनर हो और आपको लाखों लोगों के बीच में 1000 लोगों को चुनना आ जाए, ठीक है, जो कि हार्ड वर्किंग हो, जो कि क्यूरियस हो, तो क्या अपने आप को आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपको एग्जामिनर बना दिया जाए? अपने आप को ये एनालिसिस करिएगा। अगर आप अपने आप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस बेसिस पे, हार्ड वर्किंग क्यूरियस पे, तो मतलब अपने आप से आप चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए चीटिंग मत करिए। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ अगर आप भी उतना ही करिए, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप भी प्रैक्टिस करिए घर पे जाके, आप भी वो चीज़ देखिए। क्योंकि मैं बोला हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 12 लेक्चर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और बहुत अच्छे से करवा दूंगा। जितना रिवीजन होगा, और मैं डेली रिवीजन फिर क्लास भी चालू कर दूंगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो समझ में आ रहा है ना। अगर देखो मैं एक आपको उपाय बताऊं जो मैं अपने आप से करता हूं, जो आपको बता रहा हूं कैसे करो। जैसे कोई चीज़ आपने पढ़ा, ठीक है, तो आप एज्यूम कर लो ना, जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, आप लोग को ये नहीं अच्छा लगता है कि मैं ऑनलाइन कुछ ऐसे पढ़ाऊँ या कुछ भी, तो आप क्या करो कि सामने ही आप जहाँ पढ़ते हो सामने एज्यूम कर लो कि कोई मतलब ये बच्चा बैठा हुआ है जिसे हम पढ़ा रहे हैं, और पेन और पेज ले लो, उस पर क्या करो, पढ़ाओ आप और लिख कर समझाओ। जहाँ पे आप फंस रहे हो वहाँ पे मतलब आपका कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे गैप है, कॉन्सेप्ट का आपका गैप है, फिर आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आप समझाओ पेन और पेज लेके। लगे कि आप मतलब कोई सामने आपके बैठा हुआ है और आप उसको समझा रहे हो, ठीक है, जस्ट लाइक टीचर। जैसे कि आप ऐसे करोगे, बोल बोल के जब आप लिखोगे और समझाओगे, तो क्या होगा कि खुद भी मतलब बहुत दिन तक रिटेन रहेगा दिमाग के अंदर। जैसे मैं इतना बोलता हूँ ना, तो अगर आप जैसे अभी हम पिछले लेक्चर में मैंने एक्सपेंडिचर इस सब का क्वेश्चन किया, तो अगर हमको नींद में भी दे दोगे ना उठा के, तो हम भी सॉल्व करें, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हम कर लिए ना उसका। तो जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। कोई भी तेज नहीं हो रहता है बचपन से, प्रैक्टिस से ही लोग अपने आप को मैच्योर करते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। मैथ अगर बनाना है तो देखो बहुत तरीके हैं यार, बहुत इंजॉयमेंट के साथ मैथ बना सकते हो। कुमार सानू का सॉन्ग सुनकर बनाओ, उदित नारायण का सुनते रहो, बनाओ मैथ। मैथ बनाना तो सबसे बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम ऑनलाइन रह लो या कहीं सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा मैथ में भी समय दे दो, कोई दिक्कत है क्या? ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।